लिखिए मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। Rainfall is expressed in centimeter or millimeter, which is volume per unit area. Rainfall is expressed in centimeter or millimeter, which is volume per unit area. The device which is used to measure the rainfall is called rain gauge. Right? Rainfall is expressed in centimeter or millimeter, which is volume per unit area. The device which is used to measure the rainfall is called a rain gauge. करेक्ट. एक नोट यहाँ पर लिख लेते हैं. रेन गेज को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, प्लूवियोमीटर से, ओम्ब्रोमीटर से. टर्म्स सच एज प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर and heatometer are sometimes used to designate a rain gauge. Terms such as pluviometer, ombrometer and heatometer are sometimes used to designate a rain gauge, right? So just before before seeing the description of rain gauge, just हम लोग देखते हैं कि रेन गेज को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं पहले. ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रेन गेज. Guidelines for installation of rain gauge, right? First point. A rain gauge must be surrounded by an open faced area of at least 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर. राइट, इस एटलीस्ट वर्ड को हम लोग अंडरलाइन करके रखेंगे. ए रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाई एन ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ एटलीस्ट 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर. फुल स्टॉप. नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट. No object should be near the instrument than 30 meter or 2 times the height of obstruction whichever is more. Right? So no object should be near the instrument than 30 meter or 2 times the height of obstruction. देखिए ये ना ऑब्जेक्टिव में आया पहला वाला जो स्टेटमेंट है 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर 3-4 बार ही आया ऑब्जेक्टिव में. और जो रिसेंटली अभी जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें ये आया शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर और 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विच एवर इज मोर. ये ऑब्जेक्टिव में आया ईएससी में. राइट, तो जरा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रेन गेज लगानी है हमको, तो सबसे पहले ये जो एरिया होगी ना यहाँ पर इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे. इस तरीके से इस एरिया को ओपन फेंसिंग कर दो. फेंसिंग का मतलब घेराबंदी कर दो. ठीक है, इसको ओपन फेंसिंग ऐसे करो. वायर मेश लगा दो एल्युमिनियम का, आयरन का, इस तरीके से.
पैक हो गया चारों तरफ से, टू प्रिवेंट फ्रॉम कैटल्स, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड सो ऑन, राइट। जैसे घर में फेंसिंग करते हो बाहर के बाउंड्री वॉल को, उस तरीके से। अब यहां पर रेन गेज लगाओ, दिस इज रेन गेज, राइट। और ये जो एरिया है हमारी कम से कम 5.5 मीटर बाई 5.5 मीटर की तो होनी ही चाहिए। फेंसिंग आप कितने भी हाइट पे करो, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो a rain gauge must be surrounded by an open fenced area of 5.5 meter into 5.5 meter and no object should be near the instrument than 30 meter or 2 times the height of obstruction whichever is more। वो वहां पे आते हैं हम लोग। तो 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर, ये तो क्लियर हो गया, ओपन फेंसिंग करेंगे हम लोग। अब अगर क्वेश्चन में ये आता है कि 10 मीटर बाय 10 मीटर का कर सकते हैं क्या, तो करो ना। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वहां पर तो 10 का क्या तुम 20 पे कर लो, कौन रोकने वाला है तुम्हें। लेकिन कम से कम 5.5 बाय 5.5 की होनी ही चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर दूसरा क्या है, नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर। तो देखिए, अगर जहां पर आपने रेन गेज लगाया हुआ है, ये हमने रेन गेज लगाया हुआ है, ठीक है, ये रेन गेज है हमारा। तो अब इसके बगल में 30 मीटर तक कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट्स होगी वो 30 के बाद होगी, या जो भी आपको मान लीजिए कि कोई प्लांट्स है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो वो 30 के बाद जाएगी। सो नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर और 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है यहाँ पर, या हाई राइज बिल्डिंग है या फिर ट्री है, इसकी हाइट यहाँ पर 20 मीटर है, तो यहाँ से ये जो रेन गेज लगेगी हमारी कहाँ पर लगेगी, कम से कम 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर के बाद। तो यहाँ से ये जो है 40 के बाद लगेगी, राइट। तो एग्जैक्टली क्या है, नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर और 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विच एवर इज मोर। तो अब जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स है, ट्रीज है एंड समथिंग, 40 मीटर के बाद ही प्लेस कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि देखिए इसको ओपन एटमॉस्फेयर तो चाहिए। अगर बिल्डिंग यहाँ पर हाई राइज कर दोगे तो रेन क्या वर्टिकली ऐसे थोड़ी गिरती है, ऐसे गिरती है या फिर ऐसे गिरती है, तो ये बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करेगा वहाँ पर। सो रेनफॉल की वैल्यू कुछ और होगी और ये रीड कुछ कम कर लेगा, एंड दैट विल बी रेडिकुलस, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स, राइट। सो देयर शुड बी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। सो इस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पहला गाइडलाइन क्लियर हो गया आपका। चलिए दूसरे गाइडलाइंस पे हम लोग आते हैं, गाइडलाइंस नंबर 2। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, गाइडलाइंस नंबर 2। ए रेन गेज must be setted as near the ground as possible to reduce the wind effect, but it must be sufficiently high to prevent but it must be sufficiently high to prevent from flooding action, right। it's very important guideline। देखिए क्या है, a rain gauge must be set as near the ground as possible to reduce the wind effect, but it must be sufficiently high to prevent from flooding action। तो ये गाइडलाइन क्या रहा है हमारा। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि ये जैसे मान लीजिए कि दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब अगर आप इस रेन गेज को यहां पर ऐसे इंस्टॉल करते हो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो जनरली रेन गेज की जो हाइट होती है वो 20.3 मीटर अबव द सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर हैवी रेनफॉल होगी तो हो सकता है कि ये हमारा पानी से ओवरटॉप कर जाएगा, ओवरटॉप, वाटर विल ओवरटॉप
टॉप, राइट। पानी इस पे ओवर टॉप कर जाएगा, और जब पानी ओवर टॉप कर जाएगा, रेन गेज डूब गई है, तो रेनफॉल कितनी भी हो, क्या वो मेजरमेंट दे पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। नाउ इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। देखिए ऐसे एक सर्टेन हाइट पे इनको देते हैं हम लोग इस तरीके से। इस तरीके से, राइट। तो अब क्या है कि जब वाटर भी आएगी यहां से, तो ये इसको ओवरटॉप नहीं कर पाएगी। देखिए अभी सेफ है, सेफ इन फ्लड, राइट, एंड दिस इज अनसेफ इन फ्लड। लेकिन आपने इनको इतनी हाइट क्यों दी? आप जैसे मोबाइल का टावर नहीं लगता, वैसे टावर पे क्यों नहीं लगा दिया आपने? तो देखो रीजन है इसका कि जैसे ये हमारी रेन ड्रॉप्स है, दिस इज द रेन ड्रॉप्स। आपको मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। जो मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था हेल्स, तो वर्टिकल करंट और विंड दोनों के बारे में बताया था मैंने। फ्लो ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड, दिस इज द विंड, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। अब वेलोसिटी ऑफ विंड जो होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्या होती है, बढ़ते जाती है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट की पावर 1/7। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड 1/7 पावर लॉ। और विंड वेलोसिटी जो मेजरमेंट होती है, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा हाइट रखोगे ना, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी क्या होगी, ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फनल ऑफ द रेन गेज। सो द फनल इज नॉट एबल टू कैच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेनफॉल विच इज एप्रोप्रिएट। तो फनल यहां पर ले नहीं पाएगा इस वैल्यू को, इसलिए हम बहुत ज्यादा हाइट पे भी इसको नहीं रख सकते हैं। आपने देखा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आता हूं। आपने देखा होगा चलिए एक एग्जांपल राजस्थान का लेता हूं और एक बिहार का लेता हूं। सो बिहार इज हाई फ्लडेड एरिया, महाराष्ट्र ऑल्सो हाई फ्लडेड एरिया। आप देखोगे जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी ना, तो एक सर्टेन हाइट पे आपको चढ़ के ही जाना पड़ेगा, मीन्स ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट होगी वहां पे, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल, राइट। प्लिंथ लेवल उस बिल्डिंग की हाई होगी। लेकिन जब लो लैंड एरिया में आप जाओगे या लो फ्लडेड एरिया में आप जाओगे, तो वहां पर प्लिंथ लेवल कम होगी। क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल ये है और हम बिल्डिंग की हाइट यही रखते हैं और ये एरिया हाई फ्लडेड है, तो पूरा का पूरा फ्लडेड वाटर हमारे घर में आएगा, राइट। रेन वाटर भी हमारे घर में आएगा। लेकिन हम प्लिंथ लेवल अगर मान लीजिए 2 फीट 3 फीट रखते हैं, जो कि प्लिंथ लेवल कैसे डिसाइड करते हैं जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको स्लोप एरिया मेथड, उसमें बताऊंगा आपको स्ट्रीम फ्लो में। तो अगर मान लीजिए कि प्लिंथ लेवल 3 फीट रखते हैं और इन जनरल हमको पता है कि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 2 फीट ही होती है, तो भी हमारा घर सेफ है यहाँ पे। सो दैट्स वाई हम उसी सर्टेन हाइट पे प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि घर का 2 मंजिल ऐसे ही बर्बाद कर दिया, 20 फीट हाइट पे कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम जिस सिटी में रेन गेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक बार रखो कि राजस्थान में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लो, इस थोड़ा कम हाइट पे कर लो। महाराष्ट्र में कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हाइट पे कर लो, बिहार में कर रहे हैं थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे कर लो। तो डिपेंड करता है कि उस सिटी की रेनफॉल डेटा कितनी है, जितनी रेनफॉल होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम डिसाइड करते हैं उसको, राइट। चलिए, अब यहाँ पर ये तो गाइडलाइन हो गई हमारी। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी, रेन गेज मस्ट बी सेटेड एज नियर द ग्राउंड एज पॉसिबल टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट, बट इट मस्ट बी सफिशिएंटली हाई टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लडिंग एक्शन, करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट गाइडलाइंस पे आते हैं, ठीक है। तीसरा गाइडलाइन, गाइडलाइन नंबर 3, द ग्राउंड शुड बी लेवल so that it must represent a horizontal surface, right. The ground should be level so that it must represent a horizontal surface. जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, सरफेस ऐसा है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
तो अगर हम रेन गेज को यहां पर एक बार ऐसे लगाते हैं, यहां पर, और एक बार हम रेन गेज को यहां पर ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, राइट। और जो बारिश हो रही है हमारी वो तो ऐसे ही फॉर द इंटायर कैचमेंट। अब आप मुझे बताओ कौन सा फनेल ज्यादा बढ़िया से और कौन सा रेन गेज ज्यादा बढ़िया से पानी ले पाएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, सो दैट ग्राउंड शुड बी इंस्टॉल्ड, राइट, ground should be horizontal, right, horizontal surface. Water catch by funnel is proper, और यहाँ पर water catch by funnel is improper, right। तो ये हमारा 3 गाइडलाइंस था यहाँ पर कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेन गेज पे, लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेन गेज। फर्स्ट इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। एग्जाम्पल दे देता हूं इसका, साइमंस रेन गेज, और दूसरा है हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज, रिकॉर्डिंग रेन गेज। इनके टाइप्स हैं टिपिंग बकेट रेन गेज, टिपिंग बकेट रेन गेज, सेकंड वेइंग bucket rain gauge, and third natural siphon type rain gauge, and fourth is telemetering रेन गेज, राइट। हम लोग इंडिया में ये दोनों यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला नॉन रिकॉर्डिंग दैट इज साइमंस, और दूसरा वाला नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज, राइट। साइमंस एंड साइफन यूज कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा जो है ये रेन गेज नहीं है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड रडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, दिस इज कॉल्ड रडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, राइट। ये 3 है हमारे पास रेन गेज को मेजरमेंट करने की टेक्निक, सॉरी टाइप्स ऑफ रेन गेज हैं ये तीनों हमारे। तो वन बाय वन just we will discuss all of those. So first we will write non-recording rain gauge. Okay, so first we will write Simon's rain gauge. First, non-recording राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज in India is Simon's rain gauge, right? The most common and widely used non-recording rain gauge in India is Simon's rain gauge. It consists a circular vessel of 12.7 centimeter diameter and 30.5 centimeter height. Water collected from
funnel is stored in a receiving bottle. Water from the bottle is kept in a jar which will give the magnitude of rainfall. Water collected from funnel is stored in a jar which will give the magnitude of rainfall. ये कुछ ऐसा असेंबली है, देखिए आप, इसको ऐसे बनाता हूँ फिगर को. This is 600 mm into 600 mm into 600 mm concrete block, right? So now this is actually, this is funnel, and this is metallic container, and this is receiving bottle, and this is jar here. इसमें आपको स्केलिंग की होगी, राइट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट. अब यहां पर देखिए, ये जो है फनल है, इसकी डाया 12.7 सेंटीमीटर होती है. फनल कुछ इस तरीके से होगा हमारा. एक्चुअल पिक भी हम लोग देख लेंगे. ये होगा हमारा फनल, राइट. ये जो है पोर्शन, थोड़ा सा हम लोग गैप रखते हैं ताकि पानी जो है डायरेक्टली रेन ड्रॉप्स इससे पड़े तो ओवरटॉप करके बाहर ना चला जाए. सो 2.54 एंड दिस इज ऑल्सो 2.54 सेंटीमीटर, राइट. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज 2.54 centimeter, and this is also 2.54 centimeter, and this is 20.3 centimeter from here. And if this is the ground level, then this is 30.3 centimeter. राइट, 30.3 सेंटीमीटर. तो ये इंटायर असेंबली है आपकी साइमंस रेन गेज की. दिस इज साइमंस रेन गेज. तो देखिए एग्जैक्टली क्या होती है. व्हेन वाटर कम फ्रॉम द फनल here, then this water will stored in this receiving bottle in this way, right? This water will stored here. And now उसके बाद हम क्या करते हैं, manually we will just just exit the funnel, and then just we will remove this entire assembly, that is bottle को हम लोग निकालेंगे यहाँ से, और उस बॉटल को निकाल के उसी के पानी को इस जार में ऐसे करके आराम से हम लोग डाल देंगे, राइट. पानी को डालने के बाद सपोज द वाटर लेवल इज लाइक दिस. तो ये वाटर लेवल हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर के आसपास. तो हम लोग बोलेंगे कि P = 3 सेंटीमीटर.
मतलब आज के दिन जो बारिश हुई हमारी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, राइट। हम लोग हमेशा रेनफॉल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि कैचमेंट की एरिया 100 हेक्टेयर है तो कितनी होगी 100 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर इंटू 0.03 मीटर, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसी कैचमेंट में इतनी वॉल्यूम पानी की आ गई हमारी, राइट। इतनी पानी अगर मान लीजिए 1 घंटे में आती है, सो दिस वाटर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट विल बी द डिस्चार्ज, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल कि हम इस तरीके से फाइंड आउट इसको करेंगे। तो मैं इस इंटायर असेंबली का आपको एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं इसका वीडियो भी दिखा दूंगा आपको, सो दैट कॉन्सेप्ट विल बी 100% क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पर जरा सा चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं हम लोग कि थोड़ा एक नोट लिखेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पर देखिए इट कंसिस्ट सर्कुलर वेसल ऑफ 30.5 सेंटीमीटर हाइट एबव द ग्राउंड लेवल लिख लेंगे आप, एबव द GL। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक नोट लिखेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि रेनफॉल मेजरमेंट करनी है बाय मैनुअल मीन्स, तो बड़ा ही ना इसमें कितने घंटे पे करें ये पता नहीं चलता है। तो IMD ने एक गाइडलाइन दिया कि हर 24 घंटे पे एक बार करो इसको, ठीक है। तो एक नोट लिखिए आप, लिखिए नोट। पहला नोट तो मैं आपको ये लिखवाऊंगा क्योंकि ये पहले ग्लास का हुआ करता था, बार बार रिमूव करने में, इंस्टॉल करने में ग्लास टूट जाती थी, तो IMD ने इसमें एक चेंज किया। तो लिखेंगे, लिखिए रिसेंटली IMD हैज इन्वेंटेड, रिसेंटली नोट नंबर 1, नोट 1, रिसेंटली IMD हैज इन्वेंटेड ए fiberglass polyester rain gauge which is an improvement over Siemens rain gauge. Recently IMD has invented a fiberglass polyester rain gauge which is an improvement over Siemens rain gauge, right. Note number 2, note 2, for accuracy in measurement, rainfall is measured every day at 8:30 AM, right। लिख लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। फॉर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट रेनफॉल इज मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 AM। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिख लेना आप यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का टाइम थोड़ी होगा। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक और नोट लिखेंगे, द डिटेल्स ऑफ इंस्टॉलेशन of non-recording rain gauge in India is described under IS 4986/1968, IS 4986/1968, राइट। अभी कोड रिवाइज भी हुआ है, IS 4986/1968। अब देखो इसकी डिमेरिट्स क्या है, तो डिमेरिट्स लिख लेते हैं इसका। डिमेरिट्स, फर्स्ट, रिसीविंग बॉटल डज नॉट होल्ड more than 10 centimeter of water. Hence, in case of heavy rainfall, water may overflow. Hence, frequent observations are required. Hence, frequent observations आर रिक्वायर्ड, राइट। तो जनरली रिसीविंग बॉटल जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशंस की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा,
it gives only magnitude of rainfall. It will never give intensity of rainfall. और इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की वो कोर पॉइंट है हमें डिस्चार्ज के कैलकुलेशंस के लिए, राइट? ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो इंटेंसिटी यहां से नहीं मिल पाती है, वो इस रेन गेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, राइट? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड वाले पे। टिपिंग बकेट रेन गेज। Second, tipping bucket. Tipping bucket ranges, right? It consists a funnel of 30.5 centimeter. It consists a funnel of 30.5 centimeter dia having a pan of small bucket, and it is generally used in USA. Okay, water collected from funnel is kept into a tipping bucket, right? It's kept into a tipping bucket. The accuracy of bucket is that when 0.25 mm of rain is collected on the bucket, then it tips and bring another bucket in and brings another bucket in same position. The accuracy of bucket is that when 0.25 mm rain is collected on the bucket, then it tips and bring another bucket in same position. The intensity of rainfall can be worked out from time required to tip the bucket as well as number of tipping of the bucket through an arrangement made in the रेन गेज। मतलब ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो देखिए मैं जरा फिगर बनाता हूं इसका।
देखो ये है असेंबली इसकी, हाइट इज नॉट डिफाइंड हियर, 30.5 सेंटीमीटर डाया, और ये फनल है हमारी, वही सेम फनल है, राइट, इन दिस वे। तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड टिपिंग बकेट हेयर। तो जैसे यहाँ से रेन ड्रॉप्स आएगी, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज मेटेलिक कंटेनर एंड दिस इज funnel and this is tipping bucket and this is discharge point, और ये भी discharge point ही है हमारा, right, this is also tipping bucket। तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि जैसे वाटर यहाँ से आएगी, व्हेन वाटर विल कम फ्रॉम द फनल इनटू द बकेट, बकेट इज लाइक दिस, ऐसे है बकेट हमारा। तो जैसे पानी यहाँ पर ऐसे गिरेगा, ये बकेट ऐसे टिप करेगा, राइट। अब दूसरा बकेट इस पोजीशन में आ गया, अब जब पानी फनल से गिरेगी तो इस बकेट पे गिरेगी, ये बकेट ऐसे टिप करेगा। अगेन जब पानी की तीसरी बूंद गिरेगी तो ये इस पे गिरेगी और ये ऐसे होगी, राइट। तो जैसे जैसे बारिश होगी ये अप एंड डाउन ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। सो ये बकेट जो है इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर 0.25 mm रेन भी गिर जाए, मैंने कहीं पे लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा है, अगर 0.25 mm रेन भी इस बकेट पे आ जाए तो ये बकेट हमारा क्या होगा, ऐसे टिप कर जाएगा, राइट। इतनी एक्यूरेसी होती है इसकी। सो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम टाइम रिक्वायर्ड टू टिप द बकेट। ये बकेट 1 सेकंड में जितनी बार टिप करेगा ना, वो इंटेंसिटी देगी, या फिर नंबर ऑफ टिपिंग ऑफ द बकेट थ्रू एन अरेंजमेंट मेड इन द रेन गेज। ये ऑटोमेटिकली जहां पर आप इंस्टॉल करोगे, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट इसके टच में रहेगा, जैसे जैसे ये बकेट टिप करेगी वो अपने आप आपको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके आपको इंटेंसिटी का एक ग्राफ प्लॉट करके वो देगा, राइट, मीन्स मास कर्व ऑफ रेनफॉल आपको देगा। मैं आप डिटेल जाऊंगा मास कर्व ऑफ रेनफॉल पे। सो इंटेंसिटी आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है इन कंपेरिजन टू नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेज। मीन्स एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, वाई बी प्रेफर रिकॉर्डिंग रेन गेजेज ओवर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेज। तो मैं इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूँ आपको कि रिकॉर्डिंग हम क्यों प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये तो था आपका टिपिंग बकेट रेन गेज। नेक्स्ट है हमारा वेइंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज, ठीक है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वेइंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज। वेइंग bucket type rain gauge। Okay, so see this first, right, in this rain gauge water is collected from funnel into buckets which is resting on a weighing platform, right, which is resting on a weighing platform. The weight of bucket and its content are recorded on a clockwork driven chart, right. The increasing weight of bucket helps in recording the increasing quantity of collected rain। ओके, तो देखिए जरा सा इस असेंबली को समझते हैं हम लोग।
Now see here, this is rotating drum. This is rotating drum connected with the graph paper, and a pen is attached here. This is called pen arm, right? And this is spring. This is weighing machine, right? And this bucket is resting on a weighing platform. This is weighing platform. This is metallic container. This is funnel, and this is bucket, right? And this is mechanically operated rotating drum, right? So just see here, actually mechanism is very simple. Okay, just see, water is collected from funnel here. This is funnel. Water is collected from funnel, and this will stored in this weighing bucket, right? This will stored in this weighing bucket. So now suppose 2 centimeter water has been stored here. So now this spring will deflect 2 centimeter down, and this pen will rise up. So it will trace graph in this way, right? And now again 1 centimeter water will introduce later on, right? So the total quantity of water here is what? 3 centimeter. So this spring will deflect here now 3 centimeter. So this pen will rise 3 centimeter. So graph will further increase, correct? So दिस इज द रोटेटिंग ड्रम हेयर. मैं इसका फंक्शन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पीपीटी पे भी दिखाऊंगा इसका मैं पिक्चर एक्चुअल कैसा दिखता है ये. तो अब यहां से जो ग्राफ हमारी बन रही है, ये जो ग्राफ बनेगी, मैं जरा सा इसको डिलीट करूंगा, आपने लिख लिया होगा. तो ये जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी. देखिए, दिस इज accumulated precipitation in centimeter or millimeter as per your choice, and this is time in hours, days, weeks, months, and जैसे आप फिक्स करेंगे इसको. अब यहां पर एग्जैक्टली क्या है, इसको टाइम लिखना सही नहीं होगा, इसको क्रोनोलॉजिकल टाइम लिखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार बारिश 10 AM होती है एंड अगेन रेनफॉल हमारी 11 AM होती है एंड देन 12 नून होती है, तो पहले जो आपको ग्राफ मिलेगा यहां पर वो 10 AM का मिलेगा या 12 नून का मिलेगा? 10 AM का मिलेगा, राइट? सो टाइम जो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, पहले 10 बजे की, फिर 11 की, फिर 12 की, एंड सो ऑन, राइट? सो दिस विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब जो ग्राफ यहां पर बन रही है, देखिए, पहले घंटे बारिश हुई हमारी, सपोज कीजिए पहले घंटे बारिश हुई 2 सेंटीमीटर, राइट? पहले घंटे 2 सेंटीमीटर, दूसरे घंटे बारिश हुई 1 सेंटीमीटर, तो टोटल रेनफॉल कितनी हो गई हमारी? 3 सेंटीमीटर. देखिए, ये हम लोग प्लॉट नहीं कर रहे, ये तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, राइट? ये जो है हमारा यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, हम लोग कर नहीं रहे इसको. तो एग्जैक्टली क्या है, द पर्पस टू राइट द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन इज वेरी सिंपल हेयर. व्हाट यू नो, कि अगर आप यहाँ पर प्रेसिपिटेशन लिखते हो तो देखिए जहां पर एग्जैक्टली जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन हमारी हो रही है और ये जो पेन हमारा राइज कर रहा है, पहले डिफ्लेक्शन हुई 2 सेंटीमीटर क्योंकि इसमें पानी 2 सेंटीमीटर था. अब 1 सेंटीमीटर फिर से पानी आया अगले 1 घंटे में, तो टोटल स्प्रिंग कितने से डिफ्लेक्ट करेगी? 3 सेंटीमीटर से करेगी, तो ये पेन राइज 3 से करेगा. अगेन अगले घंटे में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, तो टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, तो ये स्प्रिंग 8 सेंटीमीटर राइज करेगा, राइट? तो ये इस तरीके से राइज करेगा. सो दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम. अब यहां पर समय आ गया है कि हम इस रोटेटिंग ड्रम के बारे में डिस्कस करें. सो नाउ जस्ट यू कैन इंट्रोड्यूस दिस वर्ड इन योर फिगर. इस फिगर को जो आप बनाओगे उसमें यू कैन इंट्रोड्यूस दिस इज मैकेनिकली ऑपरेटेड रोटेटिंग ड्रम.
दिस इज मैकेनिकली ऑपरेटेड रोटेटिंग ड्रम, राइट। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है कि ये जो ड्रम है हमारा कुछ इस तरीके का है। आई मीन टू से दिस ड्रम इज लाइक दिस, करेक्ट, ये इस तरीके से है। अब क्या है, देखिए मैं यहां पर एक लाइनिंग करता हूं, आई थिंक ये विजिबल होगा, देखिए इस तरीके से मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ठीक है, ये ब्लैक लाइनिंग को देखिए आप। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा, जैसे ये पेन इसमें टच में है, तो जैसे रेन ड्रॉप्स आएगी, इस लाइनिंग को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये पेन इसके टच में, जैसे बारिश की बूंदे इसमें आएगी, ये पेन हमारा इस तरीके से राइज करेगा, इस तरीके से ग्राफ ट्रेस करेगा। लेकिन ये पेन जो है हमारी एग्जैक्टली क्या है, कैसे जाएगी, ये ड्रम हमारा रोटेट ऐसे करेगा, देखिए इस तरीके से ये ड्रम हमारा रोटेट करेगा ऐसे, करेक्ट। सो फंक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग ड्रम इज वेरी सिंपल, इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन ए डे। एक दिन में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा ऑटोमेटिकली, हमने मैकेनिज्म को इसी तरीके से फिक्स किया हुआ है। सो द फंक्शन ऑफ रोटेटिंग ड्रम इज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन ए डे, मींस इन ए 1 डे दिस ड्रम विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, और ग्राफ पेपर इसके साथ अटैच रहेगा, राइट। सो द एक्चुअल मैकेनिज्म इफ यू वांट टू सी, देन वी विल सी द एक्चुअल मैकेनिज्म इन आवर पीपीटी, राइट। सो जस्ट लेट अस डिस्कस। तो अगर मान लीजिए रेनफॉल नहीं हो रही है, बारिश की बूंदें गिरी नहीं रही, तो अब ये कैसे ग्राफ ट्रेस करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा, और जैसे बारिश की बूंदें गिरेगी ये क्या करेगा, ऐसे राइज करेगा, राइट, ऐसे राइज करेगा। सो नाउ देयर इज नो रेनफॉल, सो दिस विल गो इन दिस वे, राइट, एंड अगेन इफ देयर इज अ रेनफॉल देन दिस विल गो इन दिस वे, करेक्ट। So now this is the graphical representation between accumulated precipitation against time. So you can write here 1, you can write here 2, you can write here 3, 4 and so on, right. So now here I want to say कि ये जो है हमारी इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, this graph is called mass curve of rainfall. This is called mass curve of rainfall, right. So now mass curve of rainfall is graphical representation between accumulated precipitation against chronological time. मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं for your notes कि the function of rotating drum is to complete 1 revolution in a day. Just I am writing here the function of rotating drum is to complete 1 revolution in a day, right. So the function of rotating drum is to complete 1 revolution in a day. Horizontal line signifies there is no rainfall, right. And now here you can see, if you will get the slope of this curve, right, this is the slope here. So this slope will give intensity of rainfall, because intensity will be in centimeter per hour or millimeter per hour. So after getting the slope of this curve, we will get the intensity of rainfall, which is desirable, right. So if we are quite comfortable to find the intensity of rainfall, then simply we can analyze the storm in a various way, that is we can find discharge of a catchment. So that is, I mean to say, we are able to find the discharge of a catchment, because intensity is the very important parameter. Just I am trying to explain one very vital concept, and I will again discuss the same thing in the topic of infiltration, right. So after getting the intensity, we can plot the heatograph में अभी just discuss करूँगा. We can plot the heatograph, and by subtracting infiltration indices, that is phi and W indices, we can get the runoff. And if we are able to get the runoff, then simply we can find, by multiplying this runoff with the area and dividing with the time, we can get the discharge of a catchment, which is desirable, because our interest is what? To find the discharge of a catchment, because our aim is to get the flood discharge. तो exactly यहाँ पर क्या है हमारा कि ये हमने आपको लिखा, the function of rotating drum is to complete 1 revolution in a day, and the horizontal line signifies there is no any rainfall, right. So this is the mass curve of rainfall. तो mass curve of rainfall हमें मिलती कहाँ से है? That is recording type of rain gauge से. तो एक बहुत ही fundamental notes आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इस note में हम लिख सकते हैं recording type of rain gauges will provide
will मत लिखो, provides variable data of rainfall with time and it will give mass curve of rainfall. Correct? It will give mass curve of rainfall. So ये था हमारा weighing bucket type of rain gauge. अब next पे आते हैं हम लोग natural siphon type of rain gauge पे. Correct? After that हम लोग जरा सा PPT पे ट्राई करेंगे उसको देखने की. So now natural siphon type of rain gauge, just we will see. So now natural siphon type of rain gauge. Fourth is natural siphon type rain gauge. Right. Actually this is widely adopted by IMD. This is also called float type of rain gauge and it is most widely adopted by IMD. Right? It is most widely adopted by IMD. तो इसकी मैकेनिज्म जरा सा हम लोग लिख लेते हैं. A float is attached, ऐसे लिखता हूं, water is collected from funnel into a float chamber causing a float to rise. Right? Water is collected from funnel into a float chamber causing a float to rise. A float is attached on the chamber which is connected to the graph paper. A float is attached on the chamber which is connected to the graph paper. तो देखिए यहां पर क्या होता है, एक लाइन और लिखेंगे. चलिए पहले फिगर बनाते हैं फिर लिखते हैं उस लाइन तो ज्यादा क्लियर होगा ये. Right. This is siphon. This is panel. Okay, so just see here, just I am explaining the entire things. ये तो बहुत ही common है. This is metallic container. This is metallic container, and this is very well funnel.
और ये तो वही है मैकेनिकली ऑपरेटेड रोटेटिंग ड्रम एंड इट्स फंक्शन इज वेरी सिंपल, दैट इज सिमिलर, दैट इज ये जो है कितना रोटेट करेगा, एक रिवॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ 1 रिवॉल्यूशन इन ए डे, आप इसको अपने नोट्स में रख लो, राइट, 1 रिवॉल्यूशन इन ए डे, ठीक है। ये है आपका पेन आर्म, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, दिस इज फ्लोट एंड दिस इज फ्लोट चैम्बर, और ये है हमारा साइफन एंड दिस इज साइफन चैम्बर। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या होती है, फंक्शन के बाद मैं इसको लिखूंगा, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोट टाइप ऑफ रेन गेज, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोट अटैच्ड है, फ्लोट के थ्रू ही सारा मैकेनिज्म हमारा मूव करेगा। इट इज मोस्ट वाइडली अडोप्टेड बाय IMD, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम फनल इनटू फ्लोट चैम्बर कॉजिंग ए फ्लोट्स टू राइज। जैसे ही वाटर इसमें आएगा, यहाँ पर एक चीज और लिखना था, दिस इज फिल्टर, फिल्टर का पर्पस मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सो दिस इज, जैसे ही वाटर इसमें आएगा, इसमें जैसे ही वाटर मूव करेगा, ये फ्लोट हमारा राइज करेगा, और जब ये फ्लोट राइज करेगा तो ये पेन राइज करके इस पे ऐसे ग्राफ ट्रेस करेगा, दैट विल आल्सो कॉल्ड मास कर्व ऑफ रेनफॉल। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, जब वाटर पूरा राइज कर जाएगा, मींस फ्लोट जब इसके टॉप को टच करेगा तो साइफन हाई प्रेशर जनरेट करके पूरे वाटर को ड्रेन करा देगा एंड सडनली फ्लोट हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हेन वाटर फिल्ड कंप्लीटली a float is attached on the chamber which is connected to the graph paper. When water filled completely, then it will drain by siphon automatically, right, automatically। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है मैकेनिज्म जो है, इसको जरा ग्राफ पे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, अगेन वी विल राइट एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, एंड दिस इज chronological time in hours, days, as per your choice। तो देखो ये राइज करेगी, राइज करेगी, राइज करेगी, और जैसे ही यहाँ टॉप पे पहुंचेगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, सडनली नीचे आ जाएगा पेन हमारा, राइट। एंड अगेन अब वाटर धीरे धीरे भर रही है, तो ये धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारा, ड्रेन हो जाएगा, एंड देन ये हमारा प्रोसीड करते रहेगा, राइट। तो एग्जैक्टली क्या है, ये देखो ऑर्डिनेट जो है बिल्कुल सबके बराबर ही होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो तो कैपेसिटी है। अब यहाँ पर भी इनकी स्लोप क्या बता रही है, दिस स्लोप इज इक्वल टू इंटेंसिटी I1 एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू इंटेंसिटी I2 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप कह सकते हो I1 इज ग्रेटर देन I2। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बारी जो थी, पहले घंटे में बारिश तेज हुई है, और दूसरे घंटे में बारिश क्या हुई, हमारी स्लो हुई है, तभी तो वो हमारा चैम्बर स्लो भरा है ना। मीन्स स्लो भरने का मतलब क्या है, पानी की रफ्तार हमारी क्या है, कम है, राइट। आप कहीं मान लो अगर अपनी गाड़ी से जाते हो, अपने घर जाते हो, बहुत जल्दी पहुंचते हो, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, टाइम आपको लग रहा है, मीन्स वेलोसिटी क्या है आपकी, कम है, राइट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, मीन्स if chamber is going to be filled in a very random way, in a very fast way, then we can say the intensity of rainfall is very high. But if chamber is going to be filled in a very slow way, then we can say the intensity of rainfall is light or very slow. So that's why we can say this is the graph, and now ordinate will be same here, so we can identify intensity from the given rain gauge, and our ultimate aim is to get the intensity of rainfall, and after that our aim is to plot the graph between intensity and duration of rainfall. So by the help of this graph is called actually heatograph, and by this heatograph we can proceed through हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ए स्टॉर्म फॉर फ्लड डिस्चार्ज एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए यहाँ से, तो ये क्वेश्चन जो कल मैंने बोला था आपको कि वाई वी आर प्रेफरिंग रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेज ओवर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेज, इसका आंसर यही है कि
With the help of recording type of rain gauges, automatically we will get the mass curve of rainfall. And with the help of mass curve of rainfall, we are quite able to identify intensity of rainfall. And by means of this intensity, we can plot the heatograph of a given storm. And by the heatograph, if we will subtract the infiltration indices or infiltration capacity curve को अगर हम इस पर subtract करेंगे, then we will get the runoff. And if we are able to get the runoff, then multiplying the area of a catchment with this runoff, we will get the volume of water जो कि ऊपर ऊपर हमारा flow कर रहा है. And by dividing this volume to the time period, that will get the discharge, right? तो यहाँ पर exactly क्या है कि ये जो मैकेनिज्म है हमारी काफ़ी अच्छी मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को ही हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे कि मैंने एक लाइन लिखवाया है आपको यहाँ पर, दिस इज मोस्ट वाइडली एडोप्टेड बाय IMD. तो एक लाइन आप इसमें लिख लेंगे, एक नोट में ही लिख लेते हैं. इट इज स्पेसिफाइड अंडर IS 4235 1969, राइट. इसको कॉपी कर लीजिए आप. ओके ओह सॉरी, IS 5235 1969. So now come to the next, radar measurement of rainfall. Now next, radar measurement of रेनफॉल. एक ही बार सारे पीपीटी को हम लोग देख लेंगे. अभी थोड़ा सा उसको प्रोजेक्टर कनेक्ट करने में टाइम लगेगा. सो यहां पर लिखेंगे रडार इमिट्स पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट रेगुलर इंटरवल which is interrupted by raindrops, right? Radar emits pulses of electromagnetic waves at regular interval which is interrupted by raindrops. The wavelength used by radar is 3 centimeter to 10 centimeter. For observation of light rain, 5 centimeter wavelength is used, while for heavy flood 10 centimeter wavelength is used. At present, 40 radars are installed in India, right? The hydrological range of radar is 340 किलोमीटर. टेक्स्ट बुक में 200 किलोमीटर है, वो ओल्ड डेटा है, राइट. द एवरेज इको पावर गिवन बाय रडार इज PR इज इक्वल टू C इंटू Z बाई R स्क्वायर. C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, R इज इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम बेस स्टेशन जहाँ पर कि रडार को आपने इंस्टॉल किया है, और Z को हम कहते हैं रडार इको फैक्टर, जिनकी वैल्यू होती है 200 इंटू आई की पावर 1.6. काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव्स में आ चुका है ये फॉर्मूला डायरेक्टली, क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस पर, राइट. सो आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल.
इन सेंटीमीटर पर आवर। करेक्ट। तो देखिए जरा सा, मैं इस मैकेनिज्म को आपको, आप पाउच करके लिख लेना, मैं इस मैकेनिज्म को समझाता हूं आपको। देखिए दिस रडार एक प्रॉपर हाइट पे देते हैं इसको, क्योंकि इसके सिग्नल्स को वेजिटेशन कवरेज हिंड्रेंस ना करे। बस मैं आपको 5 मिनट के बाद पीपीटी दिखाऊंगा, 5 या 10 मिनट के बाद। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिग्नल्स जो हैं ये ऐसे आएंगी, एंड दिस इज रेन ड्रॉप्स, जस्ट सी हियर, दिस इज रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप, राइट। तो देखिए ये जो सिग्नल है ये किसने भेजा है? रडार्स ने। तो मैं इस ब्लैक वाले को लिखता हूं पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। और यहां से जैसे ये रेन ड्रॉप से कोइंसाइड करेगी, ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ब्लैक वाली, ये जैसे रेन ड्रॉप से टकराएगी आपको एक रिटर्न इकोज मिलेगा यहां पर। तो ये रेड वाला जो है हमारा, दिस इज रिटर्न इकोज, राइट, रिटर्न इकोज। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि ये जैसे इको मिलेगा आपको, आप अपने मॉनिटर में इसका इमेज देख सकते हो इस तरीके से। जैसे मान लो ये पूरा कैचमेंट है हमारा, यहां पर हैवी रेनफॉल हो रही है, रेड सिग्नल, लाइट रेनफॉल हो रही है, येलो, मॉडरेट, दैट इज ग्रीन सिग्नल, एंड सो ऑन, जो कि आपके सॉफ्टवेयर में फिट है, राइट। सो रडार आपको इंस्टेंटेनियस इमेज देता है। तो यहां पर लिखोगे रडार गिव्स इंस्टेंटेनियस इमेज ऑफ रेनफॉल पैटर्न। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ पीपीटी के थ्रू देख लो आप इनको। दिस इज साइमंस रेन गेज, ये वाला, राइट, दिस इज साइमंस रेन गेज। ये आपका रिसीविंग बॉटल जो आपने को फिगर में मैंने बनाया था, वो रिसीविंग बॉटल ये रहा। जार ये है हमारा, आप यहाँ पर देखो, जार ये है, एंड दिस इज फनल, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये मैंने बताया था 2.54 आप देखिए वहाँ पे स्क्रीन पे 2.54 ये था। एंड नाउ दिस इज मेटेलिक कंटेनर, राइट, दिस इज मेटेलिक कंटेनर हियर। तो यहाँ पर इंटायर मैकेनिज्म जो थी, वाटर पहले इसमें जाएगा, इसमें इसको निकालेंगे मैनुअली, हम लोग इसको खींच के निकाल लेंगे यहाँ से मैनुअली, और इस बॉटल के पानी को इस जार में डालेंगे, रेनफॉल की क्वांटिटी आपको मेजरमेंट हो जाएगी, राइट। आइए दूसरा देखते हैं। इसको ये ऐसा दिखता है एक्चुअली। दूसरा है टिपिंग बकेट रेन गेज, यही आपका टिपिंग बकेट है। ओके, ये दिस इज टिपिंग बकेट, राइट। वाटर जैसे इस पर गिरेगी ये ऐसे अप एंड, ये टिप करेगा, फिर ये पोजीशन में आएगा, ये टिप करेगा। आइए नेक्स्ट देखिए, ऐसा दिखता है ये फिगर आपने बनाया था, ये वाला फिगर बनाया है आपने। दिस इज द वेइंग बकेट, ऐसा दिखेगा। ओपन फिनिशिंग जो बताई थी हमने 5.5 बाय 5.5 की, यही है। नाउ नेचुरल साइफन जो आपने अभी लास्ट में पढ़ा था, उसमें इस तरीके से ग्राफ अटैच रहेगा, एंड दिस इज रोटेटिंग ड्रम हियर, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखिए मास कर्व इस पे बनाया है। दिस इज पेन आर्म, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है कि देयर इज नो एनी रेनफॉल, बट ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक दिन में पूरा का पूरा करेगा, राइट। आइए नेक्स्ट, दिस इज रडार, दिस इज द पीक ऑफ रडार। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, एक मैंने वाटर हार्वेस्टिंग वाला बोला था, दिस इज द पीक ऑफ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जरा सा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक पे, राइट। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे डिजाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क, लाइट्स ऑन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, डिजाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, राइट।
देखिए कैपिटल एन से इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, राइट। तो देखिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज क्या होती है, जैसे ये अगर कोई कैचमेंट है, दिस इज द कैचमेंट, और इन्हें हम कहते हैं दिस इज कैचमेंट बाउंड्री, करेक्ट। दिस इज कैचमेंट बाउंड्री एंड दिस इज कैचमेंट। तो एग्जैक्टली यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज n, 1 2 3 4 5 एंड n नंबर ऑफ रेन गेज इसमें लगे हुए हैं। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेन गेज in a catchment, right? Number of existing rain gauge in a catchment। तो exactly क्या है कि ये जो n number of rain gauge लगे हैं यहाँ पर, this is not competent for this catchment, correct? तो मान लो कि n की वैल्यू 10 है, तो इस catchment में 10 rain gauge लगे पड़े हैं, लेकिन ये 10 जो हैं ये competent नहीं है। हमारी रेनफॉल की वैल्यू इस कैचमेंट के लिए 100 सेंटीमीटर आनी चाहिए, बट ये वैल्यू जो है ये 50 सेंटीमीटर आ रही है। तो एरर कितने का आ रहा है? 50% का एरर आ रहा है यहाँ से। इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और रेन गेज लगाने पड़ेंगे। तो आई मीन टू से नो वन कैचमेंट इज 100% परफेक्ट जिसमें कि कोई भी एरर ना हो। एरर तो होगी, बट आई मीन टू से 50% एरर इज नॉट परमिसिबल हेयर। सो जस्ट आई एम सेइंग यू 50% error is not allowable here, right? We will not tolerate such type of errors. So just I am saying you 10% error is acceptable, okay, right? Just I am saying you 10% error is acceptable. That's why you can say this 10% is the allowable percentage error, or you can say this is the desirable error. जो आप परमिशन यहाँ पर दे रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि ठीक है इस कैचमेंट में हमने परमिशन दी आपको, आप 10% का एरर रख सकते हो, बट एक्चुअल एरर कितने का आ रहा है अभी हमारा? 50% का आ रहा है, एंड दैट एक्चुअल एरर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, राइट? तो यहाँ पर इस एरर को कम करने के लिए एकदम आराम से समझना है आपको, एकदम आराम से। मैं रिपीट ही कर देता हूँ पूरे सेंटेंस को। यहाँ पर अगर 10 रेन गेज लगे पड़े हैं, इस 10 रेन गेज के करस्पॉन्डिंग आपको मीन रेनफॉल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर मिल रही है, राइट? तो ये 100 सेंटीमीटर आपको मिल रही है। चलिए मीन 100 सेंटीमीटर मत रखिए, चलिए रख लिया तो रख लिया, 100 सेंटीमीटर आपको मिल रही है, बट जो एक्चुअल मीन रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर है। तो एरर कितने परसेंट का हो गया आपका? 50% का एरर हो गया। मैंने कहा 50% एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर, राइट? लेकिन ये जो 50% का एरर यहां पर आया है, इस एरर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। आई मीन टू से if the mean rainfall values calculated by these rain gauges in this catchment is 100 centimeter, but actual mean rainfall value is 200 centimeter, then the error is 50%, right? So this error is actual error. And now in the terms of engineering hydrology, this actual error is represented by a new term that is called standard error, correct? So now here we want to reduce this error. So this is the error corresponding to existing number of rain gauges. So if you want to reduce this error, suppose I am saying you we are not able to accept 50% error, and I am giving you a permission, you can take an error of 10%, right? So to nullify this effect, to reduce this error, we should have to introduce more number of rain gauges here, right? So corresponding to this error, the number of rain gauges required in a catchment is called optimum number of rain gauge. Is it clear? फिर से मैं बोल देता हूं हिंदी में कि जो एरर 10% का हम रखेंगे, इस 10% के एरर के करस्पॉन्डिंग जितनी रेन गेज यहां पर लगानी होगी हमें, उस रेन गेज को हम कहेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, राइट? सो there are various formulas corresponding to this concept that is coming from statics. So just I am writing here optimum number of rain gauge, optimum number of rain gauge is given by n is equal to cv by e की whole square, right? This is the standard formula from statics, right? और इनका कोड भी है IS IRC 6 और ये IS 4987 होगा,
1994 का कोड होगा इसका, सो यू कैन सी देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट। तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू CV बाई होल स्क्वायर, वेयर CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन expressed in percentage. E is the allowable percentage error, right? तो देखिए allowable percentage error ये वर्ड अपने आप में कॉम्पिटेंट नहीं है, बट योर टेक्स्ट बुक हैज बीन रिटन ओनली दिस वर्ड, बट इन कोड IS कोड प्रीवियस कोड जो 1967 की थी उसमें भी इतना ही मेंशन किया, बट जो न्यू 1994 का कोड है उसमें मेंशन किया है। बट डोंट वरी, मेंशन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें। अलायबल परसेंटेज एरर किसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 रेन गेज है तो एरर रेनफॉल में कितने की आ रही है, 10 रेन गेज के करस्पॉन्डिंग ही आ रही है, 15 के करस्पॉन्डिंग तो नहीं आ रही ना। मान लीजिए इस एरर के करस्पॉन्डिंग आपको 5 रेन गेज और लगाने की जरूरत है, तो टोटल नंबर ऑफ रेन गेज ऑप्टिमम कितना हो गया, 15, लेकिन एरर 15 में नहीं है, एरर तो 10 में है ना। सो अलायबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन, in the estimation of mean for existing set of रेन गेजेज, राइट। यहां भी जब मीन डिराइव होगी तभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिराइव होगा, और तभी हमारा वेरिएंस होगा, तभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैटिक से आता है। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर एग्जिस्टिंग set of rain gauges, right? So here you can underline this point, existing set of rain gauges, also estimation of mean for existing set of rain gauges. Now right, अब यहां पर मैं लिखूंगा if, एक स्टेटमेंट में लिखूंगा, this is very important statement and also for interview, if more error is permitted, if more error is permitted, then less number of stations are required. If more error is permitted, then less number of stations are required. मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर एरर 50% का है और आप चाहते हैं कि एरर 50% ही रहे हमारी, तो एडिशनल कोई भी रेन गेज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि एरर हमारी 40% की हो जाए तो कुछ और आप रेन गेज लगाओगे। आप चाहोगे कि एरर हमारी 10% की हो जाए तो और ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप ऐसे इसको सिंपल भाषा में समझो कि अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, मान लीजिए कि 2 घंटे आपने सेल्फ स्टडी करी तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अगर आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, नहीं स्टडी करते हो तो कुछ नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो जितना आप अपने में एक्यूरेसी चाहेंगे उतना ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि आप जितनी एक्यूरेसी इस कैचमेंट में चाहेंगे, यू शुड हैव टू इंट्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ रेन गेजेस, राइट। सो दैट्स व्हाई इफ दे विल आस्क इन इंटरव्यू कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस पॉइंट, इफ मोर एरर इज परमिटेड देन लेस नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिक्वायर्ड, देन सिंपली यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे, नॉट इन दिस वे दैट इफ एरर की वैल्यू डिक्रीज करेगी देन इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी देन इसकी डिक्रीज करेगी। इससे वर्स्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ऐसे जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। अब यहां पर क्या है हमारी, आप देखिए जो CV है, इस CV को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, CV इज इक्वल टू ऐसे होती है सिग्मा बाय P बार, और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो देयरफॉर CV इज इक्वल टू 100 सिग्मा बाय P बार %, ये CV निकल के आ जाएगी हमारी यहां से। अब यहां पर सिग्मा क्या है हमारी, सो सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप निकालोगे कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस की निकालोगे, एग्जिस्टिंग या ऑप्टिमम की निकालोगे आप,
तो देखिए एग्जिस्टिंग ही तो यहाँ पर है ना, यहीं पर तो वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ पर वैल्यू P1 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू P2 सेंटीमीटर है, दिस इज P3 सेंटीमीटर, दिस इज Pn सेंटीमीटर एंड दिस इज P4 सेंटीमीटर। तो जितने रेन गेज एग्जिस्ट करेंगे उनका ही वैल्यू आएगा वहाँ पे रेनफॉल का, और उनका ही मीन निकलेगा। ऑप्टिमम तो अभी आया ही नहीं है, जो आया नहीं उसकी कैलकुलेशन किस बात की होगी यहाँ पे, राइट। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेज, फॉर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ rain gauges, right? So therefore sigma is equal to root under n by n minus 1 p square bar minus p bar की स्क्वायर, राइट। आप इसी फॉर्मूला को यूज करें, ठीक है। इन बुक्स दे ऑल्सो रोट यू नो सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर n बाई n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बार माइनस 1, इसकी होल स्क्वायर करके लिखा हुआ है बुक में, बाइनोमियली एक्सपेंड करके इस फॉर्मूला को लिखा गया है। IRC कोड भी यही यूज करता है, राइट। मैं आपको कोड का नाम बता दूंगा थोड़ी देर में। चलिए, सो n क्या है हमारा, n इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेन गेज। p बार जो है हमारी मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉरी मीन ऑफ रेनफॉल फॉर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेज। तो इनकी वैल्यू जो आ जाएगी P1 प्लस P2 प्लस Pn डिवाइड बाई n, इस तरीके से हमारी P बार आएगी, राइट। अब यहां पर अगर आप P स्क्वायर बार निकालना चाहते हो, सो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट वी विल सी। जस्ट सी P स्क्वायर बार की वैल्यू कितनी आएगी। P स्क्वायर बार मीन ऑफ स्क्वायर of rainfall for existing set of rain gauges। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस Pn स्क्वायर बाई n, राइट। ये मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेनफॉल आ गई हमारी यहां से, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे P स्क्वायर बार को, P बार को, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा हियर, देन वी विल गेट द CB। और E जो है हमारी वो तो गिवन होगी अलाइबल परसेंटेज एरर, राइट। अब यहां पर मैं आपको जो शुरू में बता रहा था वो मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर इट इज द एक्चुअल एरर corresponding to existing set of rain gauges, राइट। तो इनकी वैल्यू अगर आप इनको ईडस से आप इंडिकेट कर सकते हो, सो दैट वी कैन राइट ईडस इज इक्वल टू CB बाई रूट अंडर n, करेक्ट। तो यहां से ये आपको निकल के आ जाएगी स्टैंडर्ड एरर, करेक्ट। अब जरा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं स्टैंडर्ड एरर एंड एक्चुअल एरर, करेक्ट। सो देखेंगे आप, आपको मैं ये कोड बता दूं, IS 4987-1994 है। इफ यू वांट टू सी IS 4987-1994 यू कैन रेफर दिस कोड, बट कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल नहीं दी होगी, राइट, इस तरीके से। सो दैट एक्चुअली सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूजन कि हम ये वाला फार्मूला यूज करें या फिर कोई और स्टैटिक्स में जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो यूज करें। मैथ्स वाला फार्मूला कंजर्वेटिव रिजल्ट नहीं देगा आपको, ये कंजर्वेटिव रिजल्ट देगा। वी आर फॉलोइंग दिस फार्मूला एज पर द कोड एंड वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस फार्मूला, राइट। सो बट हियर देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रूफ, सो दैट ब्लाइंडली यू कैन फॉलो दिस फार्मूला एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन जस्ट यू कैन रेफर दिस कोड, ओके। सो जस्ट वी विल सी, जस्ट मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड एरर और इसमें क्या डिफरेंसेस है एक्चुअल एरर में। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जैसे देखो, ये कैचमेंट है, इस कैचमेंट में 3 रेन गेज लगे पड़े हैं, ओनली 3,
1 2 3। सो यहां से एरर जब तुमने निकाला तो CV बाय रूट अंडर n, सो दैट इज CV बाय रूट अंडर 3। मान लो ये एरर आ गई 12% की, से दिस इज एन एरर ऑफ 12%, राइट। अब मैंने आपको कहा दिस 12% इज नॉट एक्सेप्टेबल। अलाइबल एरर मैंने आपको बोला, अलाइबल एरर E इज इक्वल टू 5%। मैंने आपको बोला कि अगर हम एरर 5% की रखेंगे तो हमें और कितने रेन गेज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसी कैचमेंट में अगर हम 5% का एरर रखें तो हमें क्या करना पड़ा, n इज इक्वल टू CV बाई E की होल स्क्वायर, दैट इज CV बाई 5 की होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से मान लीजिए ये वैल्यू आ गई, सपोज कीजिए कि ये वैल्यू आ गई आपकी 6, चलिए 5 रखते हैं, ठीक है 5। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज 5 चाहिए। तो अभी ये जो है 3 के करस्पॉन्डिंग एरर कितनी है आपकी, 12% की। इसी कैचमेंट पे, फॉर द सेम कैचमेंट, ऐसे ही कैचमेंट पे ये देखिए 3 तो लगे पड़े थे हमारे, 1 2 3, लेकिन चाहिए कितना, अब एरर कितना आ गया हमारा 5% का। तो हमें कुछ और रेन गेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, कितने, 4th एंड दिस इज 5th। सो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज n इज इक्वल टू 5 हियर। तो एडिशनल रेन गेज कितने लगाने पड़ गए आपको, एडिशनल रेन गेज, एडिशनल इज इक्वल टू 5 माइनस एग्जिस्टिंग, दैट इज 2 रेन गेज आपको एक्स्ट्रा इसमें लगाने पड़ गए। अब अगर मैं ये कहता कि एरर हम 3% का रखेंगे तो यहाँ पर 3 पुट करते वैल्यू और हमारी बढ़ती, बट आप यहाँ से जस्टिफाई मत कीजिए, एरर को जितना कम करेंगे और एक्यूरेसी के लिए हमको रेन गेज लगाने की इसमें जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Okay, now see this question, and this question is also given in your workbook. Actually, right now I don't have workbook, so that I am not able to mention the question number. You can match with your workbook. This is the same question which has been provided in your workbook. So just see here, a catchment has 6 rain gauge stations. In a year, the annual rainfall recorded by the gauges are as follows. Stations given है, rainfall की value given है, आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है एंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैलकुलेट करने हैं आपको 10% एरर के लिए, करेक्ट। तो देखिए यहां पर थिंग्स आर लाइक दिस, दीज आर 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 number of rain gauges for a catchment, and now the value of rainfall here is P1 is equal to 82.6 centimeter, P2 is equal to just A B C D B you can write, there is no any problem, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ A B C D E and F, ये 6 रेन गेज है हमारे पास, करेक्ट। सो P1 P2 इज करस्पॉन्डिंग टू रेन गेज नंबर B, कितना है इनकी वैल्यू 102.9 102.9 सेंटीमीटर, एंड P3 वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज 180.3 सेंटीमीटर, P4 वैल्यू इज हाउ मच 110.3 सेंटीमीटर, P5 value is 98.8 centimeter and P6 value is 136.7 centimeter. So existing number of rain gauge is 6 here, right? So now we have to find standard error here first. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल हमें फाइंड आउट करनी होगी यहां पर। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल। सो मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल, mean value of rainfall for existing set of rain gauges is given by P bar is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 divided by 6. And now just we will put the value here. So P1 is 82.6, so this is 82.6 plus 102.9 plus 102.9 plus 180.3 plus P4 is 110.3 110.3 and the P5 is how much, 98.8 and the P6 is how much, 136.7 divided by 6. So let me calculate this value, कितनी आ रही है। So 82.6 आप भी साथ साथ कैलकुलेट करो, प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8
plus 136.7 divided by 6. So it is 118.6. 118.6 centimeter, right? And now mean of square of rainfall for existing set of rain gauge is given by P square bar is equal to P1 square plus P2 square प्लस P6 स्क्वायर डिवाइड बाई 6. ठीक है, तो यहां से हम लोग इनकी वैल्यू को लेते हैं. तो देखो P स्क्वायर बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82.6 की स्क्वायर प्लस 102.9 की स्क्वायर प्लस लास्ट वाला मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 136.7 की स्क्वायर डिवाइड बाई 6. तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं. देखो कितनी आ रही है, आप साथ साथ कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. 82.6 स्क्वायर प्लस 102.9 स्क्वायर प्लस 180.3 स्क्वायर प्लस 110.3 स्क्वायर प्लस 98.8 स्क्वायर plus 136.7 square divided by 6. So it is 15088.947 centimeter square, right? Unit must be right. And now here standard deviation for existing set of rain gauge is given by sigma is equal to root under n by n minus 1 P square bar minus P bar की square. So this is root under 6 by 6 minus 1 into P स्क्वायर बार की वैल्यू 15088.947 माइनस P बार की वैल्यू 118.6 की स्क्वायर. तो मैं इसको जरा कैलकुलेट करता हूँ. 15088.947 माइनस 118.6 की स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड बाई 5 under the root. So this is 35.04 centimeter, right? So now we have to calculate here coefficient of variation. So here coefficient of variation just we can calculate. So therefore coefficient of variation for existing set of rain gauges is given by CB is equal to 100 sigma by P bar. So this is 100 into, and the value of sigma is how much? 35.04, and the value of P bar was how much? 118.6. So 100 into 35.04 divided by 118.6. So 29.54545%. So therefore optimum number of rain gauge, optimum, चलिए पहला क्वेश्चन पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड एरर E dash is equal to CV by root under n. So 29.545 divided by root under 6. 29.545 divided by root under 6. So 12.06%. 12.06%. This is the standard error. This is answer of part A, right? And now we will proceed for part B. So question number 2 is
कि एरर अगर 10% की होगी, क्वेश्चन नंबर बी, फॉर एन अलाउएबल एरर of 10%, that is E is equal to 10%, optimum number of rain gauge is given by n is equal to CB by E होल स्क्वायर। ठीक है, सो CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 29.545 डिवाइड बाई 10 की स्क्वायर। सो 29.545 divided by 10 square, so that is 8.72, so approximately it is 9, right? So optimum number of rain gauge आप यहाँ पर लिखेंगे, therefore optimum number of rain gauge is equal to optimum number of rain gauge is equal to 9. This is the answer of part B, right? So therefore additional rain gauge आप क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आप देख लो additional rain gauge कितना आपको लगाना पड़ेगा। Therefore additional number of rain gauge is equal to n minus n, optimum minus existing, so this is 9 minus 6, that is 3। तो अब आप 3 रेन गेज यहाँ पर और लगा दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस 6 के करस्पॉन्डिंग जो एरर है वो 12.06% की है, 3 और लगा दो, दैट इज 6 7 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 9, राइट? 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ डेटा। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने इंट्रो लेक्चर में बोला था आपको कि डेटा हम तैयार तभी कर सकते हैं जबकि हमारी कैचमेंट क्या हो, कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट हो। तो पहले इसको हम लोग जरा लिख लेते हैं। ओके, हियर वी विल राइट, बिफोर यूजिंग द मीन रेनफॉल डेटा इन एप्लीकेशन, it is necessary to first check the data for continuity and consistency। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो अलग अलग, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को। यही मैंने आपको समझाया भी था कि अगर ये कोई कैचमेंट है, चलिए इस कैचमेंट का भी काम भी होगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये कोई कैचमेंट है, इस कैचमेंट में दिस इज 1 2 3 4, चलिए इसको x रखते हैं, दिस इज 5, दिस इज n। मान लीजिए n नंबर ऑफ रेन गेज है, इतने सारे रेन गेज हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये वाला रेन गेज जो है ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, तो ये कैचमेंट हमारी क्या हो जाएगी, आई रिपीट, ये वाली जो रेन गेज है ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं करा पा रही। हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई हो या फिर डैमेज हो गया हो, मैंने बहुत सारे रीजंस आपके साथ डिस्कस किया था। सो देयर इज ए चांसेस ऑफ एनी टेक्निकल फॉल्ट और एनी डैमेज ड्यू टू हाई स्टॉर्म और समथिंग, हाई विंड एक्शन। सो ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सो दैट वी कैन से द कैचमेंट इज डिसकंटिन्यूअस हियर राइट नाउ। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कैचमेंट एज ए कंटिन्यूअस, मींस दिस वैल्यू इज मिसिंग। सो बिफोर फाइंडिंग द मीन रेनफॉल वैल्यू, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग रेनफॉल वैल्यू। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तभी आप मीन निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नोट्स भी लिखवाऊंगा, WMO और IMD का गाइडलाइंस लिखवाऊंगा, वो यहीं पर लिखवा देना था बट मैं इस टॉपिक के बाद लिखवा दूंगा, राइट? एक्चुअली मैं बोल देता हूँ लिखवाने का, मैं बाद में लिखवाऊंगा। तो देखिए एक्चुअली क्या होती है कि जो IMD की गाइडलाइंस होती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था IS 4987 1994 वाला, तो एक्चुअली गाइडलाइंस ये होती है कि एक रेन गेज जो है प्लेन एरिया के लिए वो कम से कम 520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है, राइट? और हिली एरिया के लिए 130 के आसपास करता है, मैं लिखवा दूंगा अभी। तो एग्जैक्टली क्या है कि 520 एरिया तक अगर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि ये कैचमेंट हमारा सही रेनफॉल वैल्यू के मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रेन गेज यहाँ पर है लेकिन इसको शिफ्ट यहाँ पर कर दिया गया, तो इन दोनों जगह पे रेनफॉल की वैल्यू बराबर नहीं होगी, दैट्स वाई ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो उसको कंसिस्टेंट बनाओ, इसलिए मैंने लिखा है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, राइट? तो अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू मिसिंग है, दिस इज मिसिंग, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंटिन्यूटी ऑफ ए रिकॉर्ड may broken
ड्यू टू मिसिंग रेनफॉल डेटा ड्यू टू एनी रीजन such as any technical fault in rain gauge at the time of measurement or due to damage of rain gauge due to any reason, right? ड्यू टू एनी रीजन, राइट। तो कंटिन्यूटी जो हमारी ब्रेक करेगी वो रीजन या तो रेन गेज टूट गया होगा या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए होंगे इसलिए, तो वो मैंने लिख दिया आपको। कंसिस्टेंसी जो है वो अगर अपने लोकेशंस को चेंज करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन वो भी लिख देता हूँ, कंसिस्टेंसी में ब्रोकन बाय चेंजिंग location of rain gauge from existing position, right? तो कंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए या फिर इनकंसिस्टेंसी को, कंसिस्टेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है। इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डबल मास कर्व टेक्निक, राइट? डबल मास कर्व टेक्निक। तो एग्जैक्टली क्या है कि पहले हम लोग मिसिंग रेनफॉल डेटा कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड थ्रू द डबल मास कर्व टेक्निक कि कैसे हमें करना है उसको। तो देखिए हम लोग हेडिंग लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। determination of missing rainfall data। तो देखिए कैसे होगा ये, कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। मान लीजिए कि यहाँ पर n रेन गेज लगे पड़े हैं, राइट, इस कैचमेंट में, और यहाँ पर ये जो वैल्यूज अवेलेबल है दिस इज P1 सेंटीमीटर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, मान लीजिए फॉर ईयर 2010, राइट, 2010 के लिए मान लेते हैं। सो दिस इज P1 सेंटीमीटर, दिस इज P2 सेंटीमीटर, P3 एंड दिस इज Pn सेंटीमीटर एंड दिस इज Px सेंटीमीटर। बट ये वैल्यू जो है अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल, राइट, दैट इज मिसिंग, ये वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है हमें यहाँ पर कि जब वैल्यू मिसिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब क्या है कि फॉर ईयर 2010 दिस वैल्यू इज नॉट अवेलेबल बट बिफोर दैट दिस वैल्यू इज अवेलेबल, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इनका पिछले 30 साल का एवरेज लेकर इनका मीन निकालते हैं, राइट। 2010 से पहले जितनी भी वैल्यू है कम से कम 30 साल का एवरेज निकालो। तो वो जो एवरेज वैल्यू आती है दैट इज N1 सेंटीमीटर, दैट इज N2 सेंटीमीटर, दिस इज N3 सेंटीमीटर, Nx सेंटीमीटर and this is Nn सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, let us consider P1 सेंटीमीटर, P2 सेंटीमीटर, Px सेंटीमीटर and Pn सेंटीमीटर are rainfall values at station 1, 2, X and N respectively, for which Px is missing, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है Px की, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि N1 N2 क्या है। सो लेट अस कंसीडर N1 N2 Nx Nn are normal annual average rainfall values for station 1,
2x and n respectively, राइट। तो नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल जो आती है वैल्यू, वो कैसे आती है? कम से कम 30 साल के डेटा का एवरेज लेते हैं। जैसे मान लो कि 2010 है, तो 2010 से पहले 30 साल का कम से कम डेटा अगर आप लोगे, उनकी एवरेज निकालोगे, तो N1, N2, N3, Nn की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 50 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है, देन इट इज सो फार गुड, राइट? It is so far good. You can take the abnormal annual average. You can take the average of 50 years data. If you have 100 years data, then it is very good. Just you have to take the average of 100 years data, right? So I'm trying to say, due to lack of data, just you have to take minimum 30 years data here, as per the Indian Meteorological Department guidelines and WMO guidelines. So गाइडलाइंस जो मैंने आपको बेसिकली इंडेक्स ऑफ वेटनेस में पढ़ाया था, और उसमें भी मैंने बताया था आपको, जब मैं रेन का क्लासिफिकेशन बता रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि कम से कम 30 साल का डेटा लेना चाहिए। सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एट लीस्ट लास्ट 30 years डेटा, राइट? एट लीस्ट लास्ट 30 years डेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये लास्ट 30 years के डेटा को आप एवरेज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो एग्जैक्टली क्या है, मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है यहाँ पर कि कम से कम 30 साल का डेटा लो। अगर डेटा अवेलेबल है तो 150 जो भी अवेलेबल पूरा ले लो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 बार क्वेश्चन आया प्री में कि वो लैंग्वेज चेंज किया हुआ था। एग्जैक्टली पूछा उन्होंने कि नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम एग्जैक्टली 30 साल का डेटा लेते हैं या फिर एटलीस्ट 30 साल का लेते हैं, राइट? तो एटलीस्ट 30 साल का लेते हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल वैल्यूज के लिए कम से कम जो हमारा डेटा है वो नीडफुल डेटा चाहिए हमको। 100 years का भी अवेलेबल है तो भी हम 30 साल का ही लेंगे, नीडफुल नंबर ऑफ डेटास। ऐसा नहीं होता है। अगर 100 अवेलेबल है तो 100 का आप ले सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट? सो आप खुद सोचो कि अगर मैं कहता हूं आपने मेरे पास 100 टेस्ट सीरीज दिए, राइट? 100 टेस्ट सीरीज दिए और सब में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, राइट? तो क्या मैं आपके टेस्ट सीरीज का आपका एवरेज स्कोर निकालना होगा तो मैं 100 का एवरेज निकालूंगा या 30 का ही एवरेज निकालूंगा? मैं 100 का एवरेज निकालूंगा, राइट? वो वैल्यू ज्यादा प्रॉपर होगी। सो दैट्स व्हाई इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, देन यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल दोज डेटा। बट इफ देयर इज डिफिशियंसीज इन डेटा, मीन्स ओनली आपके पास 30 साल का डेटा है तो कम से कम 30 साल का तो लेना ही लेना होगा। बिकॉज बिफोर दैट जस्ट वी हैव टू प्रोसीड इन दिस वे कि पहले हमको डेटा निकालना है, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा ये। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर 2 केसेस ऑफ स्टडी, राइट? मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सो देयर आर 2 केसेस ऑफ स्टडी। क्या है वो केसेस, देखते हैं हम लोग। So there are 2 cases of study. There are 2 cases of study. Right? Case 1. If यहां पर मैंने लिख दिया है और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, NX जो है ये अवेलेबल होगा, दिस इज अवेलेबल। अब यहां पर क्या है, इफ all values of N1, N2, Nn, सारी की सारी वैल्यू will lie in the range of NX minus 10% of NX, NX plus 10% of NX। अगर ये इस रेंज में लाई करती है सारी की सारी वैल्यू, राइट, देन वी विल यूज simple arithmetic mean to get the magnitude of, to get the value of px, right? तो कहने का सेंस ये है कि px हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं मिसिंग रेनफॉल वैल्यू को, p1 प्लस p2 प्लस pn डिवाइड बाई n, राइट? अब n लिखोगे तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि जो तुमने एवरेज निकाली है वो कितने की निकाली है, टोटल नंबर ऑफ रेन गेज कितने हैं, n, बट px तो हट गया हमारा, तो एवरेज तो n-1 का लिख रहे हो, सो दैट इज n-1, ठीक है? इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो।
अगर सारी वैल्यू इस 10% के रेंज में लाई कर रही है। देखो पता है ये लिखने का मतलब क्या होता है, 10% के रेंज में लिखने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सारे अगर 10% केस के 10% के रेंज में ही है अगर, तो कैचमेंट हमारा यूनिफॉर्म है, मीन्स वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लेन एरिया है, यहाँ पर हिली एरिया है, ये लो रेनफॉल का एरिया है, ये हाई रेनफॉल का एरिया है, यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो रही है तो हो सकता है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर हो रही है, हो सकता है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर हो रही है। सो वेरिएशन बहुत ही स्मॉल है, दैट्स वाई सिंपल एवरेज हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 स्टूडेंट है, एक के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, एक के मार्क्स 99 आते हैं आउट ऑफ 100। अब दोनों का एवरेज हमें बताना है तो 99.5 हम बड़े आराम से बता सकते हैं और ये सही होगा। लेकिन एक के 100 आते हैं और दूसरे के 0 आते हैं, दोनों का एवरेज बताओगे तो 100 + 0 / 2 दैट इज 50%। तो जो जिसका 0 आया उसको भी तुम 50% मार्क्स दे रहे हो, जिसका 100 आया उसको भी 50% दे रहे हो। तो वेरिएशन ज़्यादा होती है तो ये मेथड यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन वेरिएशन कम रहती है तो इस मेथड को यूज करोगे। अब देखो दूसरा क्या है, केस 2। देखो इफ एनी वैल्यू ऑफ n1, यहां पर लिखता हूं इफ एनी वैल्यू ऑफ n1 n2 nn, कोई भी एक वैल्यू, एनी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी एक वैल्यू, राइट, कोई भी एक वैल्यू विल नॉट लाई इन द रेंज ऑफ nx माइनस 10% ऑफ nx, कॉमा nx प्लस 10% ऑफ nx। अगर इस रेंज में लाई नहीं करता है तो देन वी विल यूज वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड आपको पता ही है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा प्रॉपर रिजल्ट देगा, और नॉर्मल रेशियो मेथड, राइट, इसको हम लोग नॉर्मल रेशियो मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमें यूज करना है, वेटेड एवरेज और नॉर्मल रेशियो मेथड। तो कैसे हम यूज करेंगे इसको, देखिए वेटेड एवरेज निकालना होगा हमारा। कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज, यहां पर देखिए। सो देयरफॉर Px इज इक्वल टू, राइट, P1 इंटू nx बाय n1। इस nx के कंपेरिजन में इसकी वेटेज हम चेक करेंगे, राइट, प्लस सिमिलरली P2 के लिए इंटू nx बाय n2, सिमिलरली Pn इंटू nx बाय n, राइट, डिवाइड बाय n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 का ही आपने एवरेज निकाला है, राइट। सो देयरफॉर Px इज इक्वल टू nx बाय n माइनस 1 इंटू P1 बाय n1 प्लस P2 बाय n2 प्लस Pn बाय nn। इस तरीके से हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, राइट। तो Px की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी यहाँ पर, करेक्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए पता है आपको, नॉर्मल रेशियो यूज करने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना होगा इसमें, अगर कैचमेंट में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, नॉन यूनिफॉर्म है रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन, देन जस्ट वी आर यूजिंग व्हाट, नॉर्मल रेशियो मेथड। बट बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला जस्ट यू हैव टू चेक कि कोई भी एक वैल्यू इस रेंज के बाहर तो नहीं है, 10% के रेंज के बाहर। अगर इस रेंज के बाहर है देन सिंपली यू हैव टू यूज व्हाट, नॉर्मल रेशियो मेथड। लेकिन इफ ऑल वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज इसके 10% के रेंज के अंदर है, आई रिपीट, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ n1 n2 nn विल लाई within 10% of nx, then simply we have to use what, simply we have to use simple arithmetic mean method, means simply we have to take the mean of given values. Now so before solving the question, I am saying just you have to keep it in your memory. Before solving any question, just see the data and what, just check कि इसकी सारी की सारी जो वैल्यू है इसके 10% के रेंज में है या नहीं है। अगर है तो it is so far good, simple use arithmetic mean method, and if any value is not available within 10% of this, then you have to use normal ratio method। इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को मेमोराइज भी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे।